नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। नई उभरती टेक्नोलॉजी का ये वो दौर है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शब्द दुनिया की जुबान पर चढ़ चुका है। हर ओर भविष्य की इस टेक्नोलॉजी की धूम है। आए दिन नए नए एआई मॉडल्स दुनिया को अपनी क्षमता से हैरान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस काम को करने में किसी इंसान को सैकड़ों साल लग जाएं, उसे अब एक एआई मशीन पल भर में कर सकती है। गूगल का जेमिनाई, ओपन एआई का चैट जीपीटी 4, डीप सीक V3, अलीबाबा का क्वेंट 2.5 मैक्स जैसे कई जेनरेटिव एआई मॉडल कंप्यूटिंग की दुनिया में आपसी होड़ में हैं। जनरेटिव एआई ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो आपके सवाल के जवाब के तौर पर बस कुछ ही क्षणों में नया कंटेंट जैसे टेक्स्ट, तस्वीर, ऑडियो, वीडियो सब आपके सामने पेश कर देता है, यानी जनरेट कर देता है, वैसे ही जैसे आप कुछ मौलिक या नया काम कर रहे हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एआई जितने काम की चीज है, इसकी ऊर्जा की भूख भी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन क्यों? समझते हैं। हम जानते हैं कि हर काम के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, सोचने के लिए तो और भी ज्यादा। तथ्य यह है कि सोचने का काम करने वाला हमारा दिमाग यानी ब्रेन शरीर का सबसे भूखा अंग है। शरीर की ऊर्जा खपत का 20% अकेले दिमाग ही खर्च करता है, जबकि शरीर के वजन का वो सिर्फ 2% होता है। सोचने, कुछ नया सीखने या याद करने में ऊर्जा लगती है। मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स के बीच लगातार विद्युत का प्रवाह होता है, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स से ही हमारा हर दिमागी काम होता है, जो न्यूरॉन्स के बीच में एक तरह से संपर्क का काम करते हैं। बचपन में जाने माने कार्टूनिस्ट प्राण के एक मशहूर कैरेक्टर चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ने वालों ने हर बार पढ़ा होगा कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। लेकिन आज के दौर में चाचा चौधरी होते तो कंप्यूटर के आगे हार मान लेते। यह अलग बात है कि समझ बूझ में, समझदारी में अब भी आगे होते। तो कंप्यूटर भी तभी काम कर पाते हैं जब उन्हें ऊर्जा के तौर पर बिजली की सप्लाई मिलती है। और अब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जो कंप्यूटर हैं, वो तो ऊर्जा के भयानक भूखे हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि 2022 में दुनिया भर के डेटा सेंटर्स ने 1.65 बिलियन गीगा जूल्स यानी 1.65 अरब गीगा जूल्स बिजली की खपत की, जो दुनिया में बिजली की कुल मांग का करीब 2% है। लेकिन अब जैसे जैसे जनरेटिव एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बिजली की ये खपत और भी तेजी से बढ़ रही है। IEA के मुताबिक 2026 तक डेटा सेंटर्स की ऊर्जा की मांग 35% से 128% तक बढ़ जाएगी, यानी डेटा सेंटर्स इतनी अतिरिक्त ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे जो स्वीडन की सालाना ऊर्जा खपत से लेकर जर्मनी की सालाना ऊर्जा खपत के बीच हो सकती है। मई 2024 में फोर्ब्स पत्रिका में एरियल कोहेन के एक लेख के मुताबिक दुनिया के डेटा सेंटर्स और उनसे जुड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क वैश्विक खपत का करीब 3% खपत कर रहे हैं, और इससे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जितना उत्सर्जन ब्राजील जैसा बड़ा देश करता है। अब आप सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ऊर्जा की जरूरत अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर्स को बिजली सप्लाई के लिए होगी। ये ऊर्जा कैसे खर्च होती है? हम जब भी इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रखे डेटा सर्वर्स के अंदर से ढूंढकर कोई जानकारी हमारे सामने लाई जाती है। इस सर्च के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। IEA के मुताबिक चैटबॉट चैट जीपीटी से जब भी हम किसी सवाल का जवाब मांगते हैं तो 10 किलो जूल्स ऊर्जा की खपत होती है, जो गूगल के एक सामान्य सर्च में खर्च होने वाली बिजली से करीब 10 गुना ज्यादा है। तो समझ जाइए कि आप लगातार अपने फोन पर या कंप्यूटर पर जो सर्च मार रहे हैं, उसके पीछे बिजली खर्च हो रही है, और उस सप्लाई के लिए कहीं ना कहीं बिजली पैदा हो रही होगी, कोयले से या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से या किसी और तरीके से, यानी आपके हर सर्च का आबो हवा यानी क्लाइमेट पर सीधा असर पड़ रहा है। नतीजा, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। जनरेटिव एआई के इस्तेमाल से ये कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, जो सामान्य सर्च से कई गुना ज्यादा बिजली की खपत करता है। गूगल की 2024 की इन्वायरमेंटल रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 साल में उसका कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन 48% बढ़ गया है। पिछले साल मई में माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने बताया कि उनकी कंपनी का कार्बन उत्सर्जन 2020 से अब तक 30% बढ़ चुका है।
इसी तर्ज पर बाकी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का भी कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। हालांकि बिजली की इस खपत को कम करने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। दुनिया की कई लैब्स में इसके लिए रिसर्च चल रही हैं, जैसे बेहतर ऊर्जा कुशल यानी एनर्जी इफिशिएंट एआई चिप्स बनाने पर काम चल रहा है। फोटोनिक्स की दिशा में भी काम बढ़ रहा है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि डेटा सेंटर्स को सिर्फ बिजली ही नहीं चाहिए, भारी मात्रा में पानी भी चाहिए उनकी कूलिंग के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में बताया कि एआई के विकास में उसके पानी की खपत 2021 से 2022 के बीच 34% बढ़ गई। अपने डेटा सेंटर्स की कूलिंग के लिए उसे 2500 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स के बराबर पानी की जरूरत पड़ रही है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब की ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है। ये भूख कैसे पूरी हो, यह आने वाले समय में एक बड़ा सवाल है। ऐसे समय जब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दुनिया एकजुट हो रही है, बिजली के ऐसे स्रोत कहां से आएंगे, कैसे ये स्रोत हरित ऊर्जा पर आधारित हों, ये एक बड़ा सवाल है। इसका एक जवाब नॉर्डिक देशों में मिलता है, जहां सतत ऊर्जा का उत्पादन खपत के मुकाबले ज्यादा हो रहा है। इस पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जो भी लिखते हैं, तस्वीरें डालते हैं, वो कंप्यूटरों के इस जंजाल में दुनिया के किस हिस्से में स्टोर होती है? यानी वो सर्वर कहां होते हैं जिनमें आपका ये डेटा रखा जाता है? आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक जगह। यह है नॉर्डिक देश स्वीडन का लुलिया इलाका। इस बेहद ठंडे इलाके में फेसबुक ने 2013 में अपना एक बड़ा डेटा फार्म बनाया। उत्तरी स्वीडन के जंगलों के बीच ये सर्वर फार्म हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स द्वारा पैदा होने वाली बिजली से चलता है। स्वीडन में नदियों पर पनबिजली परियोजनाओं से काफी ऊर्जा पैदा होती है। यहाँ इतने सर्वर रखे गए हैं एक के बाद एक कि कुल 6 फुटबॉल के मैदान हैं उनके बराबर वो जगह घेरते हैं। इस सर्वर फार्म का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि ये आर्कटिक की ठंडी हवाओं का इस्तेमाल कूलिंग के लिए करता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता यानी इफिशियंसी 10% बढ़ जाती है और परंपरागत डेटा सेंटर्स के मुकाबले बिजली की खपत 40% कम होती है। फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ऐसा डेटा सेंटर बनाना एक जरूरत बन चुका है, जहां सर्वर्स के बड़े बैकअप भी तैयार किए गए हैं। एक खास बात यह है कि आपकी संवेदनशील जानकारियों से जुड़े सर्वर्स के कुछ पार्ट्स अगर इस्तेमाल लायक नहीं रह जाते तो उन्हें तोड़ दिया जाता है कि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके और आपकी निजता बनी रहे। फेसबुक, इंस्टाग्राम का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने पारदर्शिता की अपनी मुहिम के तहत कुछ साल पहले इस गोपनीय डेटा फार्म की तस्वीरें जारी की थीं। मेटा के ऐसे 24 कैंपस हैं जिनमें 104 डेटा सेंटर्स हैं, जिनमें से अधिकतर अमेरिका में हैं और कुछ स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क जैसे ठंडे देशों में। आपने सुना होगा कि आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर होता है, तो वो क्लाउड कोई बादल नहीं है बल्कि ऐसे ही डेटा फार्म्स होते हैं। इन डेटा फार्म्स में कंप्यूटिंग के लिए काफ़ी बिजली इस्तेमाल होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा गर्म हवा के तौर पर निकलता है। जैसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में नीचे फैन लगा देखते होंगे। जब आप कंप्यूटर पर कुछ देर काम करते हैं तो कुछ समय के बाद ये फैंस शुरू हो जाते हैं, इनके ज़रिए गर्म हवा बाहर निकलती है। आपका जो कंप्यूटर है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। बड़े बड़े डेटा फार्म्स में एग्जॉस्ट फैंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर निकलती है। ये भी एक बड़ा कारण है कि दुनिया की बड़ी बड़ी डेटा कंपनियां जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अमेजॉन के डेटा सेंटर्स या डेटा फार्म्स के लिए नॉर्डिक देश जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पहली पसंद बन गए हैं। इसकी वजह है कि ग्रीन सप्लाई की सुरक्षित आपूर्ति और ठंडा वातावरण होने के कारण कूलिंग के ऑपरेशन में यहां लागत कम लगती है। नॉर्डिक देशों में हरित ऊर्जा से बिजली की सप्लाई काफ़ी है। इनमें सबसे आगे है हाइड्रो पावर, जो स्थानीय लोगों की ज़रूरतों से ज़्यादा बिजली सप्लाई करते हैं, जैसे आइसलैंड को ही लें। यहाँ बिजली का 70% उत्पादन हाइड्रो पावर से होता है और 30% जियोथर्मल पावर से। जियोथर्मल पावर में ज़मीन से निकलने वाले बेहद गर्म पानी और भाप को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी नीचे मैग्मा के संपर्क में आता है और फिर गर्म होकर ऊपर सतह पर आता है। यहाँ से बाकी यूरोप को बिजली भेजने के लिए समुद्र के नीचे ट्रांसमिशन केबल नहीं है, इसलिए बिजली का निर्यात नहीं किया जा सकता। तो इस अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल गूगल, मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा फार्म्स के लिए करती हैं, बदले में पैसा चुकाती हैं।
बिजली की लागत कम होने के कारण इन कंपनियों के लिए यहां डेटा फार्म्स बनाना किफायती साबित होता है। कुछ जानकारों का अनुमान है कि लंदन में एक डेटा सेंटर की तुलना में आइसलैंड में डेटा सेंटर में बिजली की लागत सिर्फ 20% होती है। इन डेटा फार्म्स में बड़े पैमाने पर दुनिया के निवेशकों ने निवेश किया हुआ है। वर्न ग्लोबल और इको डेटा सेंटर जैसी तमाम डेटा स्टोरेज कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा को संभालने से जुड़ी हुई हैं, जो खुद को क्लाइमेट पॉजिटिव या जीरो कार्बन फुटप्रिंट कंपनियों के तौर पर पेश करती हैं। दरअसल दुनिया में क्लाइमेट चेंज से निपटने की जिम्मेदारी सब पर है, बड़ी कंपनियों पर और भी ज्यादा। नॉर्डिक देशों में डेटा स्टोरेज से इन कंपनियों का ये लक्ष्य भी पूरा होता है, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में ये कंपनियां ऊर्जा के सतत स्रोतों, रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्रोत है, उनका ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। कई डेटा सेंटर समुद्र के ठंडे पानी को सर्वर्स के कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं और इससे गर्म हुए पानी को दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब वजह है कि ठंडे नॉर्डिक देश कंप्यूटिंग की नई लहर से निपटने में अहम साबित होने जा रहे हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे आप अपने इनबॉक्स से गैर जरूरी ईमेल्स को डिलीट कर बन सकते हैं पर्यावरण के मित्र और कम कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज की रफ्तार। क्लाइमेट चेंज वो मुसीबत है जो हमारी तमाम हरकतों के चलते दबे पांव आई और अब आए दिन एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे अतिवृष्टि, अति सूखा, बेमौसमी तूफान जैसी घटनाओं से हमें लगातार डरा रही है। इससे निपटने के लिए हम सभी को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा, यानी हमारे दैनिक कामकाज से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसे घटाना होगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि इंटरनेट पर हमारा एक एक सर्च ऊर्जा की खपत करता है। एआई का इस्तेमाल तो और भी ज्यादा हो सकता है, वो सर्च करना हमारी जरूरत हो, लेकिन कई और भी चीजें हैं जिनसे हम इंटरनेट पर ऊर्जा की खपत घटा सकते हैं। अक्सर हमारे ईमेल्स में सैकड़ों बल्कि कई बार तो हजारों मेल भरी पड़ी होती है जिनकी अब हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन आलस में हम उन्हें डिलीट नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ईमेल के इनबॉक्स में पड़ी पुरानी बेकार ईमेल जो है वो ऊर्जा की खपत कर रही हैं? अगर आप अपने इनबॉक्स से बेकार हो चुकी ईमेल्स को डिलीट कर दें तो ऊर्जा की खपत कम होगी और आपका कार्बन फुटप्रिंट भी। दरअसल आपके इनबॉक्स में मौजूद हर ईमेल दुनिया के किसी सर्वर में स्टोर होती है। हम सोचते हैं कि हम ही तो हैं, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो ऐसा ही सोच रहे हैं कि बस वही हैं। लेकिन जब सबकी ईमेल को मिलाकर देखें तो उन्हें रखने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। वही डेटा सेंटर्स जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाए। ये डेटा सेंटर्स 24 घंटे भारी बिजली की खपत करते हैं। उनकी कूलिंग के लिए काफी पानी की खपत होती है या फिर एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। जितने ज्यादा मेल हम भेजेंगे, पाएंगे या स्टोर करेंगे, उतने ही ज्यादा सर्वर्स की जरूरत होगी। इसका मतलब है बिजली की उतनी ही ज्यादा खपत और उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन। कार्बन फुटप्रिंट स्पेशलिस्ट माइक बर्नर्स ली के मुताबिक हर स्पैम ईमेल, भले ही हम उसे न खोलें, वातावरण में 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कोई ईमेल जिसमें काफी टेक्स्ट हो, अटैचमेंट भी हो, तो 50 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसकी वजह यह है कि जहां ये ईमेल स्टोर हुई हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में भारी ऊर्जा लग रही है। 2019 में दुनिया भर में कुल ईमेल्स का 54.68% स्पैम मेल्स थे। ऐसे में अगर सिर्फ एक अच्छा स्पैम फिल्टर भी लगा दें, तो आप स्पैम को डिलीट कर दें, तो भी आप कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। इंटरनेट का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया भर के एयर ट्रैफिक से ज्यादा है। सोचिए, कई जानकार कहते हैं कि इंटरनेट से होने वाला कार्बन उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 2 से 4% के बीच है। दुनिया भर में हर रोज 300 अरब ईमेल भेजे जाते हैं जो 6 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिदिन उत्सर्जित करते हैं। अब सोचिए, ओवो एनर्जी नाम की एक ऊर्जा सप्लाई कंपनी के मुताबिक अगर इंग्लैंड का हर ईमेल यूजर हर दिन एक गैर जरूरी मेल कम कर दे तो हर साल 16,433 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। ये लंदन और मैड्रिड के बीच 81,000 से ज्यादा फ्लाइट्स द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो कुछ अच्छी आदतों से आप पर्यावरण के बेहतर मित्र हो सकते हैं, जैसे अपने इनबॉक्स से समय समय पर गैर जरूरी पुरानी ईमेल्स को डिलीट करते रहें, खासतौर पर जिनमें बड़े अटैचमेंट हों।
जंक ईमेल फोल्डर को लगातार साफ करते रहें। इसके लिए आप अपनी सेटिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करें, देखें कि किन न्यूज़लेटर्स की आपको ज़रूरत है, किन की नहीं। जिनकी नहीं है उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें ताकि वो आपके पास ना आए। फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर से आने वाले नोटिफिकेशन ईमेल्स को डीएक्टिवेट कर दें अगर आपको वाकई उनकी ज़रूरत नहीं है। कई बार तो पहले से आ चुकी जानकारी नोटिफिकेशन में फिर से आ रही होती है। ऐसी ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करें जो 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हों। ऐसी ईमेल्स में विज्ञापन नहीं होते, वो आपकी प्राइवेसी को बचाकर रखती हैं, आपको ऑनलाइन ट्रैक नहीं करती हैं और आपके डेटा को थर्ड पार्टी को नहीं बेचती। तो एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही। आप ये सब कर पर्यावरण के मित्र बन सकते हैं। अपनी बेकार ईमेल आज ही डिलीट कीजिए। नमस्कार।